सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ के बारे में, जो कि एंशिएंट पीरियोडिक लॉ के नाम से भी जाना जाता है या एंशिएंट पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानी जाती है। और उस टेबल को देने के लिए जो डिस्कवरर थे, जिन साइंटिस्ट का नाम चलता है वो थे मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव। उसके बाद जब उनकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक्स मिले, डिफेक्ट्स मिले, डिमेरिट्स मिली, तो उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस किए गए और चेंजेस करने के बाद एक नई पीरियोडिक टेबल जनरेट की गई। उस नई पीरियोडिक टेबल को नाम दिया गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जिस लॉ को ये फॉलो करता था वो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और जिस टेबल की हम बात कर रहे हैं अब वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिमेरिट्स थे और डिफेक्ट्स थे उन सभी को फुलफ़िल किया। उसके अंदर जितनी भी कमियां पाई गई उन सारी कमियों को दूर किया और एक नई पीरियोडिक टेबल का जनरेशन किया। हेनरी मोज़ले एक इंग्लिश फिजिक्स थे। 1913 में इन्होंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, वो बेसिकली एटॉमिक मास नहीं है। मतलब कि मेंडलीव का ये कहना था, जब हम एंशिएंट पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो मेंडलीव ने ये कहा कि किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास होती है, ना कि एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास के बिहाफ पे उन्होंने अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल को एस्टेब्लिश किया। उसमें नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी करके उनको प्लेस दिया। उसके बाद भी उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या मिले, डिफेक्ट्स मिले, जिसकी वजह से वो ड्रॉबैक्स बनते चले गए और उनकी पीरियोडिक टेबल को मान्यता नहीं मिली, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो मोज़ले ने सोचा कि जब उसने एटॉमिक मास के बारे में कहा तो इसकी पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स आने शुरू हो गए। क्यों ना हम एटॉमिक नंबर को बेसिस मानते हुए उनको एक सीरीज़ में लगाएं, उनको कुछ ग्रुप्स में बांटें, उनको कुछ पीरियड्स में डिवाइड करें और उसके बाद देखें कि क्या प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी आती है, क्या प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन आता है, पीरियोडिसिटी आती है। तो जब हेनरी मोज़ले ने ये काम किया 1913 में, तो उन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हुए हम एक सीरीज़ बनाते हैं, एलिमेंट्स को पीरियड्स में और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो हमें एक टेबुलर फॉर्म मिलती है जिसका नाम हम रखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको हम हमेशा MPT के नाम से जानते हैं या मोज़ले की पीरियोडिक टेबल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो एटॉमिक नंबर था किसी भी एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के क्या होता है, बराबर होता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू दी एटॉमिक नंबर, जो कि हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मोज़ले ने साथ ही साथ ये भी चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करी कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, या फिर ये कह दो कि किसी भी एटम के लिए और एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो जब एक एटम की स्ट्रक्चर तैयार हुई थी, उस एटम की स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आया था एक तो एटॉमिक नंबर और प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, या फिर हमने इसको लिखा था नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से एटॉमिक मास जनरेट हुआ था किसी भी एक एलिमेंट का, किसी भी एक एटम का। तो मोज़ले के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। जो बेसिकली P है, प्रोटॉन है, वो किसके बराबर आया, एटॉमिक नंबर Z के बराबर आया। और मोज़ले ने ही ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। और ये रिजल्ट उसने कहाँ से निकाला, वो रिजल्ट यहाँ से निकाला क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू दी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए या न्यूट्रल एलिमेंट के लिए दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तब जा करके कोई एक एटम हमें क्या मिलता है, न्यूट्रल मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मेंटेन होना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। अब जो बेसिकली डिस्कवरी हुई थी उसका प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ। जो डिस्कवरी हो रही थी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, उसमें जो चेंजेस आने शुरू हुए वो चेंजेस पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे आए और पीरियोडिक लॉ का बेसिस माना गया एटॉमिक नंबर को, ना कि एटॉमिक मास को। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आने वाली जितने भी चेंजेस थे वो अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक नंबर थे, ना कि एटॉमिक मास। अब जो ये लॉ है, जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो स्टेट क्या करता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, एग्जामिनेशन में वो स्टेटमेंट पूछी जाती है। बेसिकली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर द पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड एंड द न्यू लॉ वाज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर्स इज प्लेस इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये चेंज हुआ। बेसिकली कोई पूछता है अगर कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में और जो एंशिएंट पीरियोडिक लॉ था उसमें चेंज क्या आए थे, उसमें चेंज ये आया था कि पहले
एटॉमिक मास को बेसिस माना जाता था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर को बेसिस माना गया। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इट स्टेट्स दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि इस बार जो प्रॉपर्टीज़ होंगी एलिमेंट्स की वो उनके एटॉमिक मास को फॉलो ना करके एटॉमिक नंबर को फॉलो करेंगी। और व्हेन वी प्लेस द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या आती है, रिपीटेशन आती है। वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलती है, एक पीरियोडिसिटी देखने के लिए मिलती है। ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आफ्टर द चेंज ऑफ द पीरियोडिक लॉ मैनी चेंजेस वर सजेस्टेड। पीरियोडिक टेबल में और पीरियोडिक लॉ में जब चेंज हो गया मोज़ले के बाद, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रिडिक्शन की गई और भी बहुत सारे रूल्स को और भी बहुत सारे लॉज को चेंज किया गया। तो अब हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें देखेंगे कि एक पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से मर्ज किया गया, उसमें और कौन कौन से चेंजेस आए। तो ये एक ओवरव्यू है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं, जिसको हम मोज़ले की पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं या फिर MPT के नाम से जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर S ब्लॉक बेसिकली यहाँ पर एलिमेंट्स को प्लेस दिया गया, P ब्लॉक यहाँ पर भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं सीधे सीधे, ये D ब्लॉक है हमारा और ये है हमारा F ब्लॉक। जबकि अगर हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसमें ब्लॉक वाइज ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, वहाँ पर एलिमेंट्स को केवल उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस दिया गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को IPAC के बेसिस पर बनाया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें ब्लॉक्स और ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था इन दी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। देयर आर ओनली 4 ब्लॉक्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये 4 ब्लॉक्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन 4 ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को प्लेस करने का अपना एक पैटर्न था कि जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में या S सबशेल में एंटर करता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। सिमिलरली व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट एंटर्स इनटू द P सबशेल, तो वो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, P ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। सिमिलरली D और F के लिए था कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जाता है तो वो D ब्लॉक एलिमेंट होगा, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जाता है तो वो F ब्लॉक का एलिमेंट होगा। The next one is nomenclature of the elements having more than 100 atomic number। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा आ रहा था, उनका जो नोमेनक्लेचर है वो बेसिकली किस तरीके से डिफाइन किया गया। तो उसके लिए हमें केवल ये छोटी सी एक टेबल याद करनी है। अगर हमारे पास एलिमेंट एक ऐसा है जिसके एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं, और देखो अगर मेरे पास डिजिट आती है 0 तो हम उसके नाम के लिए हम यूज़ करते हैं नील और उसका एब्रीविएशन हम लगाते हैं N। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर में डिजिट आती है 1 तो हम उसके नाम के लिए यूज़ करते हैं UN और इसके लिए एब्रीविएशन आता है U। हमें एक ये टेबल याद करनी है कि मान लो सपोज मैंने लिखा 101, 102, 103, 104। सिमिलरली इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा 105, 106, 107, 108, सोन कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे, 110 तक जाएंगे। अब मेरे पास 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की लास्ट जो डिजिट है वो 1 आ रही है, तो मुझे इसका नाम लिखने के लिए इन एब्रीविएशन और इन नेम की टेबल को फॉलो करना पड़ेगा कि 0 अगर आ रहा है तो मैं नील का यूज़ करूँगा, 1 अगर आ रहा है तो मैं UN का यूज़ करूँगा, अगर मेरे पास 2 आ रहा है लास्ट में यानी कि 102 की जैसे मैंने बात करी तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ करेंगे, अगर 103 आ रहा है तो हम ट्राई का यूज़ करेंगे। सिमिलरली इस टेबल को हम फॉलो करेंगे 4 अप टू दी 9 तक, क्योंकि 10 में आकर के तो लास्ट डिजिट वापस से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो IUPAC के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर मोर देन 100 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट हमें दिखाई देता है तो उसका नाम लिखने के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को हमें याद करना पड़ेगा। अब बेसिकली यहाँ पर हमने एक पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म ले लिया 101 से लेकर 118 एलिमेंट्स तक, क्योंकि MPT के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स रखे गए थे। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें केवल 60 एलिमेंट्स को प्लेस दिया गया था और बाकी की कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए प्लेस छोड़ा गया था। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब डिस्कवरी हुई तब तक टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 101 के लिए तो हमने एब्रीविएशन का यूज़ करना है UN के देखो UN सब में कॉमन रहने वाला है, सारे के सारे नामों में 118 तक जो स्टार्टिंग है नाम की वो कॉमन रहेगी, UN से वो सारे स्टार्ट होंगे। 1 के लिए क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है, UN यूज़ करना है। अभी हमने पीछे टेबल में देखा कि अगर डिजिट 1 है तो हम UN का यूज़ करेंगे। अब अगली डिजिट जो इसमें आ रही है 0 के लिए हमने यूज़ किया था नील,
0 एब्रीवेशन के लिए, 0 नंबर के लिए हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं नील। और फिर से आ गया क्या 1, 1 के लिए फिर से क्या लगाएंगे UN। तो UN आया फॉर 1, नील आया फॉर 0, अगेन UN आया फॉर 1 और लास्ट में हम यूज़ करेंगे IUM। हर किसी में UN कॉमन रहेगा, IUM कॉमन रहेगा, केवल बीच वाली डिजिट के लिए और लास्ट वाली डिजिट के लिए क्या बदलता जाएगा, नाम बदलता जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 106 की तो UN स्टैंड्स फॉर 1, नील स्टैंड्स फॉर 0 एंड हेक्स स्टैंड्स फॉर 6 और IUM इज़ द कॉमन एब्रीवेशन। अब देखिए ये आप लोगों ने कार्बन में पढ़ा होगा कि जैसे कार्बन में 1 आता था तो वहाँ पे हम मैथ का यूज़ करते थे, कार्बन 2 होते थे तो वहाँ पर हम एथ यूज़ करते थे, वहाँ कार्बन 3 होते थे तो हम प्रोप का यूज़ करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमें यूज़ करना है वो ये होगा, 1 के लिए यूनी, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए इन ENN यूज़ करेंगे। और सिमिलरली 10 के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो क्या आ जाएगा UN स्टैंड्स फॉर 10। तो आपको ये टेबल में इसी तरीके से एब्रीवेशंस याद करने हैं और बाई चांस अगर एग्जामिनेशन में आपसे मोर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले किसी एलिमेंट का नाम पूछा जाता है तो वो एब्रीवेशन की टेबल का ही यूज़ करते हुए हम उनका IUPAC नाम लिखेंगे। ये इनके सिंबल्स हैं। पर्टिकुलरली किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए उसके हर डिजिट के नाम का फर्स्ट एब्रीवेशन यूज़ किया गया है, फर्स्ट सिंबल यूज़ किया गया है, ये उसके सिंबल्स होंगे। IUPAC जो ऑफिशियल नेम होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर टेबल में डाले गए हैं, लेकिन ये खास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इनके ऑफिशियल नेम को छोड़ सकते हो, लेकिन जो इनका IUPAC नोमेनक्लेचर है वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद करना हमारे लिए ज़रूरी है।